हेलो दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज अध्याय 7 जो है राज्य से साम्राज्य। मतलब इस चैप्टर में हम राज्य से साम्राज्य तक का सफ़र तय करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रोशन के रुपए। रोशन का जन्मदिन रहता है और वह अपने दादाजी से कुछ नोट पाते हैं गिफ्ट के तौर पर, और उन नोटों से वह सीडी खरीदने का मन बनाती है। लेकिन उनके साथ ही वह उसे देखना और महसूस करना चाहती थी, और उसने देखा कि नोटों में एक तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और दूसरी तरफ कुछ शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं? हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। मतलब जो नोटों पर शेर छपे रहते हैं उनका एक कुछ इतिहास रहा रहा होगा, इस कारण से उन्हें उसमें छापा गया है। ऐसे ही नहीं किसी का भी फ़ोटो लगा दो या किसी का भी कोई कोई चीज़ छाप दो, इसलिए उसका कुछ इतिहास रहा होगा, तभी तो वह नोटों पे छपा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। मतलब अशोक के निर्देश से कई कई स्तंभों पर पत्थरों पर कुछ अभिलेख अंकित किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है वो है राज्य के साम्राज्य क्यों कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मतलब हम जो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं उनका इतिहास उनके दादा परदादा उनके पिताजी ऐसे करके वंश के अनुसार चलता रहा, और जो चंद्रगुप्त थे उनकी भी मदद चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में भी पढ़ने को मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी तरफ से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। मतलब जो उनके नगर थे, एक तो राजधानी थी और उसमें कई छोटे छोटे नगर भी रहे जिनमें कुछ व्यापारी लोग रहते होंगे, जो सरकारी अधिकारी जो उच्च पद पर रहता होगा वो लोग, ऐसे शिल्पकार ये लोग रहते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मतलब वहाँ का हिस्सा ज़्यादातर जंगलों से हरा भरा भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जहाँ लोग रहते हैं ये तो है नहीं कि सब लोग समान हो, सब एक सी भाषा बोलते हैं, एक सा भोजन उनका रहता है और सबका अलग अलग रहता है। इस तरीके से वे अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते हैं, जैसे अभी के टाइम पे चलता है वैसे ही। जैसे हमने पढ़ा था तक्षशिला वहाँ की राजधानी थी। उज्जैन, पाटलिपुत्र ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला ये मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं। और जो रेड रेड डॉट हैं वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं, जैसे कलिंग, धौली, कौसंबी, सांची, गिरनार, बहुत से क्षेत्र हैं। तो हम बात करेंगे अब राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न हैं। राज्य साम्राज्य से बड़े होते हैं, नहीं, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे घर में एक हमारा घर है, मोहल्ला है, तो घर को हम अपना राज्य के समान मान सकते हैं और मोहल्ले को साम्राज्य। मतलब मोहल्ले में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत रहेगी घर के मुकाबले। इस तरह से साम्राज्य के लिए जो वो तो बड़ा ही था, तो उसमें ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत होती थी। आखिर साम्राज्य बड़ा होगा तो उसके संसाधनों की पूर्ति करने के लिए हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए कर भी ज़्यादा इकट्ठा किए गए और वह कर अधिकारियों के जरिए इकट्ठे किए जाते थे। अब हम बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा कुछ अधिकारियों को नियुक्त करते थे, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकार उनको सजा भी देते थे, मतलब जो कर देने में कोई दिक्कत करते होंगे तो उन्हें सजा भी मिलती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। मतलब जो राजा के संदेशवाहक थे, वो जो अधिकारी कर लेते थे उनके बारे में भी जानकारी देते थे, ताकि ये तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सम्राट अकेला तो सब पर नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए उनके कई मंत्री रहते थे, कोई अधिकारी रहते थे। इस तरह से वह अपना साम्राज्य चलाते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब जो वहाँ की स्थायी परंपराएं थी उन्हें ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। मतलब आने जाने के लिए जो रास्ते महत्वपूर्ण थे उन पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये सब इकट्ठे किए होंगे और उन्हें भेंट के रूप में ये मिले होंगे, तो तभी तो हमें पता चला कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मतलब हर इंसान से कोई ना कोई चीज़ वसूलते थे। नजराना किसे बोलते हैं हम, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब कोई चीज़ को कर को इकट्ठा करना नजराना होता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब वह ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि नहीं तुम दो तो दो, अड़ी नहीं डालते थे। वो जो उनके मन से वो देना चाहते थे वो उसे स्वीकार कर लेते थे। राजधानी में सम्राट मेगनिस्त चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैग्निस्त ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मतलब जो कुछ भी वहाँ पर उनके दरबार में देखा उसका विवरण बताते हैं मैग्निस्त। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जैसे सम्राट उपस्थित होते थे अपने साम्राज्य में, तो वहाँ पे शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। मतलब जो बड़े लोग रहते हैं उन्हें डर भी इतना रहता है कि कोई उन पे हमला ना कर दे, क्योंकि जो बड़े बड़े राजा लोग रहते थे उन्हें बहुत सिक्योरिटी के साथ रहना पड़ता था। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में, यह एक ऐसा विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। मतलब बहुत बड़ी दीवार से, जो किले के आसपास नहीं पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी जाती है वह, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। मतलब गार्डन, बाग जिसे बोलते हैं, उससे घिरा है।
अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब अशोक युद्ध करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने, चाहे वो अपनी तरफ से या दूसरी तरफ से हुई तो लोगों की मौत, लेकिन खून खराबा हुआ, वह देखकर वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख, मतलब कुछ अभिलेखों से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। उस अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। जैसे अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। मतलब उन्होंने तो अपन धर्म अपनाया ही कि लोगों को शिक्षा दें इस बारे में कि खून खराबा ना करा जाए, और इसलिए भी लिखा, संदेश भी देना चाहते थे कि मेरे बाद जो भी कोई आएगा, मेरा बेटा पोता जो भी, वो भी युद्ध ना करें, शांति से अपना साम्राज्य चलाएं। धम्म का मतलब होता है धर्म का प्रत्यक्ष रूप, मतलब धर्म का पालन करना। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। मतलब इसके माध्यम से अपनी जनता को, अपनी प्रजा को निर्देश देना चाहते थे, और वह बुद्ध के उपदेशकों से भी प्रेरित हुए थे, इसलिए वह बुद्ध धर्म का भी पालन करते थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। मतलब उनने ये अपने आसपास होते हुए देखा और फिर वह अपने कुछ लोगों को ऐसे धम्म की पालन करने की शिक्षा देने के लिए जगह जगह नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुतबा दिए। वह जगह जगह जाकर शिक्षा तो देते ही थे और जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर स्तंभ पर खुतबा भी दिए, ये चीज़ जो वह पालन करवाना चाहते थे। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। मतलब वह अपने धर्म के प्रचार करने के लिए खुद भी गए और लोगों को भी भेजा, बहुत दूर दूर तक इनका प्रचार भी करने लगे। अब हम इस मूर्ति की बात करते हैं। यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना था, अशोक के टाइम के एक नमूना था ये।
उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, मतलब अशोक अपना संदेश देना चाहते थे अपनी प्रजा के लिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। अनुष्ठान मतलब कोई त्योहार या कुछ ऐसी उनके टाइम पर रहा होगा। उनका कहना था कि ये करने का कोई भी कर्म नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। जैसे कि कुछ रीतियाँ इस प्रकार हैं। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब अपने धर्म की प्रशंसा करना और निंदा करना, दोनों ही बात गलत रहती हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब हमें अपने धर्म की भी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। वो किस धर्म को अपना रहा है, क्या मान रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म रहता है, इसलिए हमें किसी के धर्म की बुराई भी नहीं करना चाहिए और अपने की बड़ाई भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए और उनके धर्म की भी उनका धर्म का आदर करना चाहिए। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ हम आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। मतलब ये ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया है। ये तो ये चैप्टर समाप्त होता है, जहाँ इस चैप्टर में हमने पढ़ा अशोक के बारे में, राज्य और साम्राज्यों के बारे में, वंश के बारे में और बहुत सी चीज़ें पढ़ी इसमें हमने। और कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म, इनके बारे में पढ़ा। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।